A very good morning, class 6. Today I am here with the new chapter, your last lesson, the lesson number 10, the banyan tree. So, I would tell you about the banyan tree in this chapter. मैं आज इस चैप्टर में आपको banyan tree के बारे में बताऊंगी एंड बेटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इस चैप्टर की मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, सो आई एम सेंडिंग टुडे ओनली पार्ट 1. ठीक है, आज मैं इसका सिर्फ पार्ट 1 आपको सेंड करूँगी जो आप इजीली इसको समझ सको, ज़्यादा लेंदी चैप्टर ना हो. सो banyan tree. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. But the quick movement mongoose jump out of reach and comes at the snake from another direction before the snakes can before the snake can get into striking position again. This constant movement tires the discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. इस पैराग्राफ में, इस पोर्शन में ये बताया गया है क्योंकि यूजुअली आपने जो है इंडिया में कोबरा और मोंगूस की फ़ाइट को देखा होगा, ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में ही ये, या डिस्कवरी चैनल पे ये सब आपने शो देखा होगा कि जो मोंगूस होते हैं और स्नेक होते हैं उनमें फ़ाइट बहुत ईजीली आपको देखने के लिए मिल जाती है. जो मोंगूस होते हैं उनमें ताकत तो नहीं होती है सांप के जहर से लड़ने की, वो इतने इम्यून नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी होती है सेम एज लाइक स्नेक कि वो भी बहुत तेज़ से डॉज कर सकते हैं, बहुत तेज़ क्विक मूवमेंट कर सकते हैं स्नेक की तरह. और जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक जो है अपने फन को ऊपर को उठा लेता है और डॉज करने की कोशिश करता है मोंगूस को. सेम जो मोंगूस हैं वो भी अपने 2 पैरों पर खड़े होके स्नेक को डॉज करते हैं और इसी तरीके से स्नेक को थका कर उसी के पोस्चर में उस पर फिर एकदम से अटैक कर देते हैं और ज़्यादातर उसकी गर्दन पे अटैक करते हैं ताकि उसकी गर्दन को वो, गर्दन इन द सेंस मतलब उसका जो अपर पार्ट है, जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है जहाँ पे उसका माउथ रहता है, तो वो उसकी नेक पे उसको एकदम से अपने दांत गड़ा देते हैं ताकि वो जो स्नेक है वहीं के वहीं मर जाए. ओके, you must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather house. इसमें क्या बताया गया है कि ओल्ड banyan ट्री है. इसमें क्या बताया है कि जो ऑथर हैं उन्होंने कुछ देखा था उसमें, इस कहाँ पे, ओल्ड banyan ट्री के पास, जो कि उनके ग्रैंडफादर के हाउस में था. वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते थे और उनके ग्रैंडफादर के हाउस में जो है एक ओल्ड banyan ट्री था. तो वहाँ पे वो बैठे बैठे क्या देखा था उन्होंने, वो इस इंसिडेंट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. अब इसका ये पार्ट 1 है जो कि आज मैं आपको सेंड कर रही हूँ. पार्ट 2 इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी. To the house and the ground below to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfathers at 65 could, could no longer climb it. इसमें क्या बताया है, जो ग्रैंडफादर का जो हाउस है उनके उनके घर में एक मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan ट्री है. एक banyan ट्री मतलब बरगद का पेड़ है, और जो कि आप सब जानते हैं कि जैसे ग्रैंडफादर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एज ज़्यादा ही होगी. तो जो उनकी एज है वो है इसमें 65, और उसमें वो जो ऑथर है यानी कि जो बॉय है वो ये बता रहे हैं कि वो अब पेड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर. अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाई. जो उसकी जो ब्रांचेस फैली हुई हैं इतने बड़े साइज़ में, इतनी लंबी फैली हुई हैं, इतनी घनी हो रही हैं कि उनकी जो ब्रांचेस हैं उसी में से रूट्स वापस निकल के जो ब्रांचेस हैं वो इतनी बड़ी हो रही हैं कि वो नीचे वापस बेंड होके रूट को अगेन टच कर रही हैं, जिसकी वजह से बैनियन ट्री के अंदर ट्विस्टिंग पैसेजेस मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते टाइप का बन गया है, जो कि मुझे बहुत प्लेजर देते हैं, जिनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, या उनमें खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था. और उनमें स्क्वेरल्स भी रहती हैं, स्नेल्स भी रहते हैं और बटरफ्लाइज भी रहती हैं. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, एज ओल्डर एज देहरादून इटसेल्फ. जो इसमें बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि जो बैनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वो
ग्रैंडफादर से भी ओल्डर है और देहरादून से भी ओल्डर है। जैसे ये देहरादून शहर का भी बना होगा, क्योंकि जो बैनियन ट्री होते हैं उनकी एज जो होती है ना अराउंड हज़ार हज़ार साल से भी ऊपर होती है। वो बहुत बहुत पुराने साल के पेड़ होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। उनकी एज आप उनकी जब आप सीनियर क्लासेस में आ जाओगे तो प्लांट की जो एज होती है वो भी आपको बता दी जा सकती है। आप पहचान सकते हो कि उसकी एज किस बेसिस पे आप पहचान सकते हो कि उनकी एज कैसे आप मतलब पहचान सकते हो। एक तरीके से कुछ तरीका होता है जिसकी वजह से वो बता दिया जाता है आपको कि आप पहचान सको कि एज कितनी है, कितना पुराना है ये जो एज प्लांट ट्री है। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below। वो ये ऑथर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी ब्रांचेज हैं इतनी इतनी बड़ी हैं कि मैं उसमें अपने आप को छुपा सकता हूँ उनकी बड़ी बड़ी हरी पत्तियों के पीछे, और पूरी दुनिया को छुप करके देख सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल arcing his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found I did not arm myself with catapula or air gun, he became friendly। जो ऑथर है वो ये बता रहे हैं कि जो मेरा सबसे पहला दोस्त था वो था स्मॉल ग्रे स्क्वेरल्स, जिसको आप हिंदी में गिलहरी भी बोलते हो। वो अपने आप की जो बैक है वो आर्क की तरह बेंड कर लेती है। आर्क एक तरीके से आप आर्क की मुझे प्रॉपर हिंदी में नहीं मिल रही है, उसका कोई प्रॉपर वर्ड होगा तो वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आर्क की तरह, और स्निफ यानी कि सूंघना एक तरीके से एयर में। और जब उसने मेरे को पहली बार देखा अपने आसपास तो उसको पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे मेरे को पसंद करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मेरे हाथ में कोई एयर गन नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो गुलेल जो होती है जिससे आप एयर में हिट करते हो, उसे बोलते हैं कैटापुला और एयर गन। तो वो देख के कि उसने देखा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इस तरीके का, तो वो मेरे से फ्रेंडली हो गई। व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीज ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड। जब फिर उसके लिए जब वो मेरे से फ्रेंडली हो गई तो मैंने उसके लिए केक के पीसीज और बिस्किट के पीसीज लाने शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से वो थोड़ी सी क्वाइट बोल्ड हो गई, थोड़ी सी निडर टाइप आप इसको कह सकते हो कि वो मेरे से कम डरने लगी और वो मेरे पास आने लगी और मेरे हाथों से छोटे छोटे टुकड़े भी खाने के लेने लगी। मॉर्सेल्स मीन्स स्मॉल पीसीज ऑफ फूड। बिफोर लॉन्ग ही वॉज deliving into my pocket and helping himself to whatever he could find। अब उसकी आदत ऐसी हो गई थी, उसका नेचर ऐसा हो गया था कि वो जब वो मेरे से डरना बंद करने लगी, वो उससे मेरे से फ्रेंडली हो गई थी, तो वो अपने आप अपना हाथ जो है मेरी पॉकेट में डाल देती थी और कुछ भी अपने लिए खुद ही ढूंढने की कोशिश करती थी कि जो कुछ भी ये लेके आया हो मैं अपने आप ही ले लूँ। डिलीविंग मीन्स मतलब पॉकेट के अंदर तक हाथ डाल देना, डीपली पॉकेट में हाथ हाथ डाल देना, क्योंकि स्क्वेरल तो छोटी होती है, पॉकेट हमारी काफ़ी लंबी होती है, तो वो अंदर तक हाथ डालने की कोशिश करती थी। ही वॉज वेरी यंग स्क्वेरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। जो स्क्वेरल है वो काफ़ी यंग थी और उसके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो स्क्वेरल को फुलिश मानते थे कि वो इतनी आसानी से कैसे एक ह्यूमन पे भरोसा कर सकती है। In the spring, when the banyan tree was full of small red fig, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna, and crows squabbling with one another। During the fig season, the banyan tree was the noisiest placed in the garden। जो स्प्रिंग सीजन में, यानी कि जिसे वसंत ऋतु आप हिंदी में बोलते हो, जो वसंत का महीना होता है, उसमें ये जो बैनियन ट्री है उसमें जब स्मॉल रेड फिग्स उसके पेड़ पे लग जाती थी, एक तरीके से आप उसको फल टाइप कह सकते हो उसमें, तो जो बर्ड्स का जो झुंड होता है वो एक तरीके से आके ट्री पे बैठ जाता था। कौन कौन सी बर्ड्स होती थी उसमें? रेड बॉटम बुलबुल, चीयरफुल ग्रीडी पैरट्स, मियाना एंड क्रोज। ये सारे आके एक साथ उस पे पेड़ पे आपको इस तरह की वैरायटी जो है इन सारे बर्ड्स की आपको उस पेड़ पे देखने के लिए मिल सकती थी। और जो बैनियन ट्री था वो फिग सीजन में, यानी कि फिग सीजन हेयर मतलब जिस सीजन में फिग यानी कि जिन्हें आप नाशपाती बोलते हो, फिग और नाशपाती एक तरीके से, या तो फिग को बबल गोशा या नाशपाती में से कुछ एक बोलते हैं हिंदी में, मुझे प्रॉपर वर्ड पता नहीं है। और उस सीज़न में जिसमें नाशपाती आते हैं उस सीज़न में ये जो बैनियन ट्री है वो सबसे ज़्यादा नॉइजस प्लेस यानी कि सबसे ज़्यादा शोर वाला एरिया बन जाता था गार्डन में। हाफ ऑफ द ट्री आई हैड बिल्ड अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। आई कुड रीड द
there propping myself up against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. अब जब वहाँ पे ज़्यादातर मैं क्या करता था कि जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं अपना दिन ज़्यादातर वहीं स्पेंड करता था, और मैंने जो है बैनियन ट्री की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं वहीं पे एक अपना घर से कुशन लेके आके वहीं पे बैठ जाता था, एक तरीके से अपना लिविंग रूम बना लिया था, और वहाँ पे बैठ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक पढ़ता था। कौन कौन सी? ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डू लिटिल। ये सारी बुक्स मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ता था, और एक तरीके से बैनियन ट्री को मैंने अपना लाइब्रेरी भी बना लिया था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classic of the Indian wild, a fight between a mongoose and a cobra. और जब मुझे रीडिंग करने का मन नहीं करता था तो मैं क्या करता था, नीचे देखता था लीव्स के थ्रू, पूरे मतलब आसपास का जो भी हो रहा होता था उसको देखने लगता था। और एक दिन क्या हुआ, ऐसा हुआ एक दोपहर को कि मैंने एक क्लासिक इंडियन फाइट देखी, जैसे कि आप लोग देखा होगा मूवीज़ वगैरह में एक प्रॉपर ड्रामा टाइप दिखाते हैं ना कि कोबरा की और मोंगूज की लड़ाई होती है। तो मैंने बैनियन ट्री से खड़े होके वो क्लासिक व्यू देखा, उसमें क्या कर रहे थे, वो मोंगूज और कोबरा की फाइट हो रही थी। ओके, ग्रैंड स्टैंड व्यू मतलब एक तरीके से क्लियर व्यू, जहाँ से आप लोग क्लियर व्यू देख सकते हो, जहाँ से मतलब आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देता हो, उसे हम बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू। So this is your part 1, and I will send the part 2 along with the question answers, or you can say word meaning. Okay, आज आपके लिए सिर्फ part 1 ही है, और आप इसको समझिएगा, part 2 आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में सेंड करूँगी। ओके क्लास, सो थैंक यू, बाय।